बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता सब खैरियत से होंदा। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज असां ॾिठो त एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो। हर जाइ ते पीटीआई जी ॻाल्हियूं। एपेक्स कमेटी में एक्सपेक्टेशन इहा आई, तवक्को इहा आई कि अली अमीन गंडापुर साहब जेको अॼु तक़रीबन 2 कलाक इमरान खान सां मिली आया, पंहिंजो केस विढ़ंदा, पर कंहिं वजूहात जी बिना सां उहो केस न रखी सघिया एपेक्स कमेटी में पाकिस्तान जे सिपा सालार जे साम्हूं। पर इहा वॾी डेवलपमेंट आहे कि अॼु इमरान खान साहब इहो चई छॾियो आहे कि उहे मुज़ाकरात लाइ तयारु आहिनि। कमेटी बि ठाहे छॾी आहे, अली अमीन गंडापुर हुन में आहिनि, गौहर खान साहब आहिनि, ऐं उन्हनि खे टास्क ॾिनो आहे कि तव्हां इस्टेब्लिशमेंट सां मुज़ाकरात कयो, इस्टेब्लिशमेंट खे राज़ी कयो, छो जे करे हुननि जी नज़र में हुकूमत वटि का पावर न आहे ऐं हुकूमत उहो ई कंदी जेको इस्टेब्लिशमेंट चवंदी, ऐं इस्टेब्लिशमेंट ई सभिनीनि खां ताक़तवर पाकिस्तान में हिन महिल इदारो आहे जेको इमरान खान खे जेल मां कढी सघे थो। हुननि जा मुतालबात आहिनि उहे मनराए सघे थो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे, जंहिं तरीक़े सां हुकूमत हिन महिल कंटेनर्स जी लाइनूं हणी छॾियूं आहिनि इस्लामाबाद में, हज़ारनि जी तादाद में आंसू गैस जा शैल, रबर बुलेट्स, पुलिस नफ़री, राइट जी जेका मशीनरी, शील्ड वग़ैरह हूंदी आहे, जीअं हिन महिल हुकूमत तयारी थी करे। पुठियनि ॾींहंनि में बि जॾहिं पीटीआई जो एहतजाज आयो त करोड़े रुपया टैक्स पेयर्स जा हिननि कंटेनर्स ते ऐं हिन एहतजाज खे रोकण लाइ लॻा। ऐं हाणे वरी 24 तारीख़ ते असां साॻी सिचुएशन ॾिसण था वञूं। अॼु अडियाला में बानी पीटीआई सां तक़रीबन हुननि जी लीडरशिप जी मुलाक़ात थी आहे, सभई पहुता। उज़मा अलीमा ख़ान हुया उते, बुशरा बीबी पहुती उते, अली अमीन गंडापुर, गौहर खान, 2-3 कलाक मुलाक़ातूं बानी पीटीआई अॼु कयूं आहिनि। ऐं लॻे ईअं पियो कि जीअं उते उन्हनि खे राज़ी करण जी कोशिशि पई कई वञे कि तव्हां या त पंहिंजो प्रोटेस्ट डिले कयो या ॿियो को लाहे अमल इख्तियार कयो जैसा पीटीआई लाइ बेहतर हुजे। खैर, पीटीआई की सूरत हाल डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। सर, आज जब अली अमीन गंडापुर साहब की एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले तकरीबन 1.5 घंटा बानी पीटीआई से मीटिंग हुई, तो लग कुछ ये रहा था, तवक्कुआत भी 2 दिन से यही थी कि पीटीआई अपना केस, स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान तलखियां हैं, उसको कम करने के लिए गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके बरक्स आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, अपने सूबे के हक की खातिर और कुछ डिमांड थी सूबे के हवाले से, वो इन्होंने रखी। क्या आपको लगता है कि इस एपेक्स कमेटी में शौकत साहब कुछ ऐसा हुआ जो कि बाहर नहीं आ रहा, किसी को बताया नहीं जा रहा? गंडापुर साहब ने अपना केस वहाँ पे रखा था और कोई उन्हें जवाब मिला और फिर कहा कि ये बात कमरे से बाहर ना निकले, या आपको लगता है कि आज की एपेक्स कमेटी में सिर्फ जो अमन व अमान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की, उसी पे एम्फेसाइज किया गया? शौकत यूसुफजई साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो जाहिर है वो खुद भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई अभी तक। लेकिन जाहिर है वो वही बात कर सकते हैं जो इमरान खान ने उनको कहा है या जो उनको हिदायत मिली हुई, उससे ना आगे कर सकते हैं ना खुद कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली वो वही करेंगे जो इमरान खान उनको हिदायत देंगे। तो इमरान खान ने मुज़ाकरात की हिदायत दी है, बात करेंगे भी। इमरान खान ने मुज़ाकरात की हिदायत दी है अली अमीन गंडापुर को मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए हमने, हमारा शुरू दिन से क्या मौकफ रहा है, हमारा शुरू दिन से मौकफ रहा है कि ये हुकूमत जो है इसके पास इख्तियार नहीं है, और इसमें जो ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हैं इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना इनको पता है कि हुकूमत कैसे चल रही है। तो जिन लोगों के साथ बातचीत, जो बाइख्तियार लोग हैं, जो जिनके पास इख्तियार है, उनके साथ बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं। और वो बातचीत कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारे मामला ऐसे नहीं है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे क्या कहा क्या नहीं कहा, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो फोरम नहीं था जिससे अली अमीन गंडापुर इमरान खान की कोई बात करते हैं। मेरे जाती ये राय है। बट शौकत साहब, कंसिडरिंग द करंट सिनारियो, हालात देखे ना सर ग्राउंड पे कि 24 तारीख को वो तो देखे, वो सूरत हाल जरूर डिस्कस हुई होगी, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन के जी ये जो 24 नवंबर को कॉल दी गई है, ये तो पुरअमन एहतजाज है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो उसको रोकना चाहती है बाय फोर्स और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करती है, दफा 144 के आड़ में लोगों के ऊपर शेलिंग करती है, तो उससे हालात खराब हो सकते हैं। तो ये जरूर अगर बात हुई हो तो उन्होंने डिस्कस किया हो, तो मेरे इल्म में ज्यादा नहीं, लेकिन ये हो भी सकता है डिस्कस
हो गया होगा। मैं यही सोच रहा हूँ शौकत साहब, क्योंकि देखिए ना, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात 1.5 घंटा, इमरान खान साहब ने उनको टास्क दिया कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, अली अमीन साहब को, गौहर साहब को, और फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास जिसमें अली अमीन साहब मौजूद हैं और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह भी मौजूद हैं। ऐसे में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उन्होंने इमरान खान के ऑर्डर्स फॉलो ना किए हों, क्योंकि हैरत की बात तो ये भी है ना शौकत साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब आके टेलीविजन में बता रहे हैं कि क्या क्या डिस्कस हुआ एपेक्स कमेटी में। सैडली अली अमीन साहब आके नहीं बता रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है सर। नहीं देखिए, मेरी ख्याल ये है कि अमीन गंडापुर साहब कोई बच्चे नहीं है कि वो, उनको पता भी है कि ये इन लोगों का एटीट्यूड क्या है, और वो जाके एपेक्स कमेटी में देखिए ना, जिनसे हमने बात करनी है तो उसमें एपेक्स कमेटी में तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वहां पे इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात की हो वहां पे। देखिए हमारा मौका बड़ा क्लियर है, अगर कोई इससे हमारे साथ बातचीत करना चाहता है कि जितने भी असीर हैं बेगुनाह सियासी कारकुन गिरफ्तार है, उनकी रिहाई हो, इंसानी हकूक की बहाली हो, या जो मैंडेट चोरी हुआ उसकी वापसी हो, उस पर तो हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई ऐसा फोरम था जिससे अमीन गंडापुर साहब इस इशू को उठाते। राइट सर। सर, द वुमेन इन पीटीआई, हम जानते हैं कि अलीमा खान साहबा का बड़ा किरदार है इस वक्त अपने भाई की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी का बड़ा किरदार नज़र आ रहा है, जद्दोजहद वो कर रही हैं, और आज आप जानते हैं कि उनकी वो ऑडियो क्लिप भी हर जगह चल रही है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। फिर पीटीआई की लीडरशिप तनकीद भी कर रही है कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो एक बेगम होने की हैसियत से कर रही हैं, बानी पीटीआई की, ना कि एक सियासतदान होने की हैसियत से कर रही हैं। और फिर सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, अपोजिशन भी उसके ऊपर बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि सर ये जितनी भी लीडरशिप है पीटीआई की शौकत साहब, चाहे वो इमरान खान साहब की मोहतरम बहनें हों या उनकी मोहतरम वाइफ हों, उनकी फैमिली हो और उनकी लीडरशिप हो, ये सब एक पेज पे शौकत साहब हमें नहीं नज़र आते, हमें हर कोई अलग अलग नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से अपोजिशन को ये चांस मिल जाता है और ये नैरेटिव बिल्ट हो जाता है कि पीटीआई के अंदर तो बड़े धड़े हैं, यहाँ तो हर किसी की लॉबी है, हर किसी के अपने अपने बंदे हैं और हर कोई लीड करना चाहता है, अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है पीटीआई के, कौन बनेगा अगला इमरान खान। क्या है मुस्तकबिल इमरान खान का सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में दो भाइयों के दरमियान भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन वो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि देखिए ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल इमरान खान की रिहाई और तारीख इंसाफ के लिए वो एक ही पेज पे हिसाब है, बाकी किसी का जाती इख्तिलाफ हो तो उसमें हमारा क्या काम, हम उससे क्या, हमें उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन जो 24 नवंबर का इशू है कि इस पे कैसे निकलना है, उस पर सारी पार्टियां मुत्तफिक है और सब ने ये फैसला किया है कि हम निकलेंगे और लोगों को निकालेंगे। बाकी छोटे मोटे इख्तिलाफात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड शौकत साहब, वो जो थ्रेट्स एक तरीके से आप लोगों को मिली हैं कि एनआईसी कैंसिल हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, डिग्री किसी स्टूडेंट की होगी वो कैंसिल हो जाएगी, किसी की यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, लग कुछ ऐसा रहा है कि जो भी आएगा 24 तारीख को 90 दिन के लिए तो जाएगा, आप क्या कहेंगे सर? ये बच्चों वाली बातें हैं सर। ये देखें ना, ये अगर इस पे मीडिया खामोश रहता है तो इस पे बड़ा अफसोस है। क्या किसी ये रास्ता हमवार करना, फिर इसके बाद इनकी भी बारी आएगी ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सारी जिंदगी हम अपोजिशन में रहेंगे या गवर्नमेंट में रहेंगे। ये जो बो रहे हैं ना, इसको फिर काटना भी वही पड़ेगा, फिर इनके लिए मुश्किलात होंगी। देख लें अपने आप को, अगर हमने तो झीलना था वो झील लिया, क्या इतनी मुश्किलात ये भुगत सकेंगे? ये तो सारे भाग जाएंगे, ये तो मुल्क में नहीं रहेंगे। तो बाकी देखें, पूरी दुनिया देख रही है, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो देख रही हैं कि अगर इस तरह का जुल्म, इस तरह का हुआ तो मेरा ख्याल से इससे लोग नहीं घबराएंगे। लोगों ने मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं, तो एक सर्टिफिकेट कैंसिल कर दे तो कर देना। शौकत साहब, इसकी क्या वजह होगी कि 24 तारीख को एहतजाज है और आज 18 तारीख को ही बानी पीटीआई टास्क देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात किए जाएं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मेरे टाइमिंग का सवाल है, टाइमिंग मद्देनजर रखते हुए। लेकिन ये मीडिया की बातें हमें तो नहीं पता है ना कि उन्होंने ये टास्क अभी दिया है, कल दिया है, या दिया है नहीं दिया है। मुझे तो इसके बारे में सर, वो अलीमा खान साहिबा ने आज जो अडियाला में मुलाकात हुई थी ना, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस से गुफ्तगू की, मैंने सुना है, मैंने उनको देखा है। देखें मुज़ाकरात की जहां तक बात है ना, तो जाहिर है जब तहरीक शुरू होती है तो उसमें लोग राब्ते तो करते हैं ना।
تو اس لیے انہوں نے یہ ٹرانزیکٹ رابطے ہوں گے تو آپ نے کیا ڈیمانڈ رکھنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں پہلے سے. تو اس حوالے سے ویسے اسپیشل مجھے کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے ہمارا, نہ ہم کوئی اسپیشل ریلیکسیشن مانگ رہے ہیں. جو چیزیں ہیں بڑی کھل کر ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے اور سیاسی آزادی کو سلب نہ کیا جائے. یہ تو جس انداز میں لگے ہوئے ہیں نا, یہ بڑا افسوس کی بات ہے. یوسف زئی صاحب, ہزاروں آنسو گیس کے شیل, ہزاروں ربر بلیٹس, ہزاروں رائٹ پولیس, ہزاروں اور بھی بہت واٹر کینن وغیرہ وغیرہ وغیرہ, 24 تاریخ کو کیا ہوگا سر؟ یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے, پہلی بار تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ کتنے شیلنگ کر چکے ہیں. میرے پاس آج جو اس کی تصویریں موجود ہیں, اور کیا اس کو روک سکے ہیں؟ جنہوں نے اسلام آباد پہنچنا تو وہ اسلام آباد بھی پہنچے, جنہوں نے لاہور جانا تو وہ لاہور بھی پہنچ گئے. یہ دیکھیں, یہ نالائق حکومت ہے, ان کو سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ عوام اپنے ہی عوام کے اوپر ان کے وسائل سے خریدے ہوئے چیزیں جو ان پہ استعمال کر رہے ہیں. بھئی آپ یہ عوام کے تحفظ کے لیے آپ کو پیسہ مل رہا ہے, لیکن آپ عوام پہ تو خرچ نہیں کر رہے ہیں, عوام کے خلاف خرچ کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے وہ بھی تو پاکستانی ہے نا, کوئی باہر سے تو نہیں آئی ہے. تو میرے خیال سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اتنا برا وقت کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا. ماشاء اللہ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے, جب میں پیپلز فیڈریشن کا آدنا تھا, ورکر تھا یونیورسٹی میں, تو اس وقت بھی ہم دیکھتے رہے جنرل ضیاء کے دور میں, لیکن اتنا ظلم نہیں ہوا ہے جتنا آپ یہ کر رہے ہیں. ویسے آپ نے اپنی یونیورسٹی اور ایجوکیشن لائف کا ذکر کیا سر, تو آج جو اسٹوڈنٹ ہے جو آج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ جب حکومت کی یہ دھمکی سنتے ہوں گے کہ اگر آپ نے احتجاج کے لیے نکلے تو آپ کا NIC, آپ کی ڈگریاں, آپ کا کالج میں رجسٹریشن کینسل ہو جائے گا, تو کیا سوچتے ہوں گے شوکت صاحب؟ ہنستے ہیں ان کے اوپر, یہ سارے سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے. لوگ نہیں ڈرتے ہیں سر. آج حیرت کی بات یہ بھی ہوئی شوکت یوسف صاحب کہ گنڈا پور صاحب کی ایک اریسٹ وارنٹ بھی نکلا ہے, نان بیلیبل وارنٹ, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور سے. اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب کو ٹاسک مل گیا, عمران خان صاحب کے مذاکرات کریں, وہ ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ اپنا کیس لڑیں گے, اور تھوڑی دیر کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے کے 10 منٹ کے بعد خبر آتی ہے کہ ان کا نان بیلیبل وارنٹ نکل آیا ہے. اب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سر آج ہی یہ وارنٹ بھی نکلا ہے؟ مجھے تو بالکل مذاق لگ رہا ہے. یہ نہ حکومت ہے اس ملک کے اندر, نہ کوئی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے تقریباً, نہ کوئی سیاست ہے. دیکھیں ایک انارکی ہے, اور وہ انارکی آپ کے سامنے ہے. جس کا جتنا طاقت ہے اس طاقت کے مطابق وہ اپنا طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرے یہ ملک رہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ملک کے خلاف بہت بڑی قسم کی سازش ہو رہی ہے. شریف فیملی پتہ نہیں کون سے انتقام لینا چاہتی ہے اس ملک سے. مجھے تو کوئی اور چیز لگ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں حکومتیں پہلے بھی لوگوں نے کی ہے, ان کی مخالفت بھی کی ہے, دھرنے بھی کیے ہیں لوگوں نے, لیکن کبھی آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں جس طرح اب ہو رہی ہیں؟ یقیناً سر, یقیناً. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں, یہ حالات ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالے. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि पाकिस्तान में जेका सियासी कशमकश ऐं सियासी कशीदगी आहे उहा मुसलसल वधे पई. PDM 1 में ठहणु शुरू थी, PDM 2 में अञा वधी. इमरान ख़ान जो ॿियो साल जेल में हले पियो, हो न बीमार थो थिए, न फार्म हाउस में सब जेल थो ठाहे, न कंहिं ॿिए मुल्क वञण जी ॻाल्हि पियो करे, ऐं न हो माफ़ी थो घुरे. हो अञा ताईं चए थो कि मूंखे मुंहिंजो मैंडेट वापसि ॾियो. सोचण जी ॻाल्हि आहे, कंहिंखे मैंडेट वापसि त ईअं न मिलियो आहे, न ई पाकिस्तान जे सिस्टम में कॾहिं इहो थींदे ॾिठो आहे. पर पाकिस्तान जी सिस्टम में खोड़ अहिड़ी शयूं अॼु असां ॾिसूं पिया जेको अॻु में असां नाहे ॾिठियूं. डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं आफ्टर दिस ब्रेक. ویلکم بیک ویورز. وزیر اعظم پاکستان تائیں خبر आहे कि अॼु जी एपेक्स कमेटी खां पोइ जॾहिं क़ौम सां ख़िताब बि कयो, जेको मीडिया आउटलेट से तव्हां ॾिठो बि हूंदो, पर असांजे प्रोग्राम में बि ॾिठो कि मईशत जी बहितरी लाइ, सियासत जी बहितरी लाइ दहशतगर्दी ख़तमु करणी आहे. जो ऑर्डर्स बि थिया आहिनि कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन्स वधाया वेंदा ऐं हिकिड़ो कॉम्प्रीहेंसिव ऑपरेशन थींदो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ,
دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا ہوئے اسپیشلی بلوچ لبریشن آرمی BLA جگہ دہشت گردوں جی تنظیمہ یا ریسنٹلی پاکستان میں کوئی انسیڈنٹس کیا آहिनि یقیناً دہشت گردی ختم थियणु घुरिजे ऐं हाणे वक़्तु अची वियो आहे ऐं अगरि हाणे भी असां दहशत गर्दी न ख़त्म करे सघियासीं वो मां नथो सम्झा कॾहिं भी करे सघंदासीं. डिस्कशन करेंगे. मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक हमारे वजीर भी रह चुके हैं निगरान सेटअप में, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर आपके कीमती वक्त के लिए. ब्रिगेडियर साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से गुफ्तगू शुरू करते हैं सर. अब 17 साल सर मुझे जर्नलिज्म में हो गए हैं और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में जर्नलिस्टिक ज़िंदगी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखी है. डू यू थिंक देयर इज़ अ सोल्यूशन जो हम नहीं इस वक्त तक अपना रहे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन कंटिन्यू हो रही है, लिंगर ऑन हो रही है? बलूचिस्तान और KP हमारे कबायली इलाके जम भी हो गए, बहुत कुछ हो गया, वहाँ माइनिंग्स भी हो रही थी, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन हालात नहीं बदले. क्यों ब्रिगेडियर साहब? देखें तला बात ये कि अगर आपको याद हो तो तकरीबन 2018 तक मुल्क में बिल्कुल दहशतगर्दी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी. ठीक. और उसके बाद फिर ये हुकूमत थी PTI की, इन्होंने मुज़ाकरात किए कि तालिबान को बुला लिए, उससे गड़बड़ हुई. और उसके बाद 2021 जो गए हैं अमेरिकन गए हैं और जाते हुए इन अबंडेंस वेपन्स, एमुनिशन, नाइट विंड डिवाइसेस, लेटेस्ट कम्युनिकेशन असिस्टेंट, ये सारा कुछ छोड़ के चले गए. द पर्पस मेरी असेसमेंट है इट डन इंटेंशनली सो दैट ये BLA, BLF, BRA, मजीद ब्रिगेड, फिर उसके बाद आपके साथ दाइश, फारिज TTP, इन सब के हाथ लगते हैं और पाकिस्तान को दोबारा जो है वो इस टेररिज्म की आग में धकेल दिया है. ब्रिगेडियर साहब, इसमें हमारी गलती नहीं है कि हमने अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं किए और हमने ऐसे काम किए जिनसे वो मजीद नाराज हो गए हमसे? देखें पूरी कोशिश की पाकिस्तान ने कि उनको उनके सफारत करी की, उनको इवैक्यूएशन के अंदर मदद की, फॉरेनर्स को इवैक्यूएशन में मदद की. पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि इनकी जो मौशी इमदाद रोकी हुई है वो भी इनको रिस्टोर की जाए. हमने यहाँ तक कहा कि आप अपनी एक पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें ताकि दुनिया आपको रिकग्नाइज कर ले एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन. वो नहीं उन्होंने किया. सारी पश्तूनों की हुकूमत बना ली, ना उसमें ताजिक्स, ना उज़्बेक्स, ना हज़ारास, ये लोगों को पार्टी का हिस्सा नहीं मिला. तो आज तक वो उनकी वो एक जो है एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं बना सके. ये एक तो वजूहत है. पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, उनको गंदम, चीनी, फर्टिलाइजर, स्मगलिंग जो यहाँ से करते हैं, लेके जाते हैं, 1000 इलीगल इस्तेमाल करते हैं. एवरीथिंग दे बट वी सेड यस. हमारी एक डिमांड थी अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के इस्तेमाल ना करने, जो हमने दो में कमिटमेंट की थी. वो कहते हैं कि वहाँ ना TTP है, ख्वारिज है, ना दाइश है, ना वहाँ पर कोई रहता है. दे आर ऑल इन पाकिस्तान. जबकि बयानात. बट ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए ना. हमारी भी कुछ खामियां हैं, कोताहियां हैं, अगर हम उनको सही कर लें ताली दोनों हाथों से बचती है. ठीक है सर, आई एग्री विद योर परसेप्शन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेकिन अगर हम अपनी ही खामियां दूर कर लेना सर तो काफी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो जाए, लेकिन वी इग्नोर देम कंप्लीटली ब्रिगेडियर साहब. लेकिन उसमें वजह ये है कि आपने अगर मुल्क से टेररिज्म खत्म करना है और जो दुश्मन का नैरेटिव के फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो, देन अज़्म इस्तेकाम मीन्स कि आपने जो ऑपरेशन करते रहेंगे, लेकिन पूरी कौम विद ऑल नेशनल एलिमेंट ऑफ पावर्स, जिसमें आपकी तमाम से ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम, फंडिंग कहाँ से आ रही है, इन सारी चीज़ों को आपको मिलकर नेशन इसको लाना है. वो हम नहीं कर रहे हैं. कहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं? KPK में. KPK की PTI गवर्नमेंट दे से वी डोंट सपोर्ट. फजल रहमान ग्रुप कहते हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे. ANP कहते हैं हम नहीं करेंगे. जबकि हमारे पश्तून में सबसे ज्यादा शहीद हो रहे हैं. लाइक बलूचिस्तान में व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट, क्योंकि वो चाइनीज मारे दे वांट CPEC ना बने, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज ना हो, और हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें. इसके लिए पूरी कौम चीफ ऑफिसर ने आज भी एपेक्स कमेटी में कहा नेशनल मीटिंग कि हमें पूरी कौम को खड़ा होना है अज़्म इस्तेकाम के लिए. पूरी कौम, फौज तो कुर्बानियां दे रही है, फौज तो शहादत दे रही है, जूनियर ऑफिसर्स मार रहे हैं, यंग ऑफिसर्स मार रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बड़े सीनियर हो रहे हैं. लेकिन दहशतगर्दी एक सूरत में खत्म होगी जब आप इसको जड़ से उकारेंगे. अगर आप इलीगल स्पेक्ट्रम, उसके बाद स्टेट बैंक, FPR, एक्साइज एंड टैक्सेशन,
एवरीबॉडी जो पैसा फंडिंग आता है बैंकों में इलीगल, वो ताकि ये जड़ जो ये खत्म करें, ना पैसा होगा ना ये कुछ करेंगे, ना पैसा आ सकेगा इंडिया की रॉ का इनके बाद। ये प्रॉब्लम है, डूएबल है। आज फैसला हुआ है ना कि बलूचिस्तान में करेंगे इनके खिलाफ BLF और उसके बाद DNA के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। बेगम साहब लेकिन BBC की बड़ी एक बहादुर खातून रिपोर्टर हैं। हम पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और एंकर्स में तो शायद इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो BBC के खातून है ब्रिगेडियर साहब, जो ना बलूचिस्तान के इलाके माशखेल तक गई हैं और उन्होंने पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री से दिखाया है किस तरीके से तेल आता है, तेल जाता है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या होता है, सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ना सर, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इलीगल स्पेक्ट्रम, सर इसका कोई इलाज है, कोई नुस्खा है? भी लग ही ऐसा रहा है कि ये इलीगल स्पेक्ट्रम इज अनटचेबल, आप इसको हाथ लगाएंगे आप क्या आपके सारे जल जाएंगे? नहीं, ताला बात यह है कि आपके अशराफिया दे आर द बिगेस्ट कल्प्रिट। जो ही अदम इस्तेकाम की बात की, आप देखिए कैसे शोर मच गया, क्योंकि नारकोटिक का फैसला, स्मगलिंग, ये मनी इलीगल हुंडी का तरीका, ये जो पैसा आ रहा है ये रुकता है इसमें, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। ये पैसा सबसे बड़ी जड़ है, यही इनको अशराफिया को सपोर्ट करती है। वैसे अशराफिया में कौन कौन आता है सर? एक तो सियासतदान होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे और कुछ रिटायर्ड अफसर होंगे। बिजनेस कम्युनिटी आपके जितने आपके स्मगलिंग है, आपके पैसे में इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान के थ्रू, इतनी स्मगलिंग होती है कि पाकिस्तान कम से कम $5-6 बिलियन का लॉस होता है। यस, आई थिंक मोर सर, अ लॉट मोर। सर अब आ जाते हैं इस पे, आइए ब्रिगेडियर साहब के एस्टैब्लिशमेंट, हमारी पाक फौज को सियासत से किस तरह जोड़ा जाता है, कितनी बार जोड़ा जाता है? सर हम लोग जब पाकिस्तान की तारीख पढ़ते हैं और बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान में कब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो वो कहते हैं 70 की दहाई से पहले भी होंगे, उसके बाद तो नहीं हुए, ज़ियाउल हक के बाद नहीं हुए, क्योंकि फिर जितनी भी इलेक्शंस होते हैं उसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस इन्वॉल्व होती है। कोई MNA, MP, मिनिस्टर, PM, CM जो भी बनना हो, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। तो क्या ये बात आपकी नज़र में दुरुस्त है कि 70 की दहाई के बाद जितने इलेक्शन होते हैं वहाँ पे हर जगह पे एस्टैब्लिशमेंट का रोल किसी ना किसी तरीके से नज़र आता है और रहता है, और आज भी है, हमेशा रहा है? और आज जब इमरान खान कहते हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर फैसल वाडा जैसे लोग आके कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटें, जबकि फैसल वाडा को सियासत में किसने घसीटा ये पूरी कौम जानती है। अब सवाल ये है सर आपसे कि एस्टैब्लिशमेंट है सियासत में आपकी नज़र में, नहीं है सियासत में आपकी नज़र में, या वो सियासत में रहते हुए नहीं नजर आना चाहते हैं? देखिए, एक जो सिक्योरिटी स्टेट होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप ये दुनिया में, आप पेंटागन में देख लें, स्टेट डिपार्टमेंट में देख लें, रहता है, लेकिन पेंटागन दे प्रिवेल। लेकिन इसमें 90% कमजोरी हमारे पॉलिटिशियंस। अगर वो अपने मैनिफेस्टो, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जो उनको कॉन्फिडेंस ये आवाम देती है कि जी आपने ये 10 काम करने हमारे लिए, बजाय इसके अगर वो पैसे कमाने में लग जाए, फौरन बाहर पैसा ले जाना शुरू कर दें, लूटना शुरू कर दें, कोई जिम्मेदार ना हो, तो अवाम बेसिकली फिर स्टार्ट देखना शुरू कर देती है एस्टैब्लिशमेंट। चाहे वहां देखें ना टर्की में कैसे लोग टैंकों का लेट गए थे, बिकॉज दे हैड ट्रस्ट इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ सारे हमारे पॉलिटिक्स आपके सामने क्या हाल है, दे ऑल इनकरेज, जाके कहते हैं जी आप आ जाए, और खुदा के लिए आ जाए जी बस, और अवाम भी उधर देखने शुरू, क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट लीडरशिप। आपको चाहिए, अगर इलेक्शन की एतराज है, डिसाइड करें ना सारी पॉलिटिकल पार्टी, आज के बाद कोई धांधली नहीं होगी, वी विल इंश्योर कि फेयर हो, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं कर लें, 5 साल करें, आप अच्छा काम करें तो बाने, नहीं तो लेट द ऑपोजिशन डू द वर्क। हमारे अपनी गलती है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों जाके जेल को गेट के बाद बैठते हैं, जाके वहां रातों को मिलते हैं? नहीं करें ना, आप अब मुल्क के लिए काम करें। अब अगर इस वक्त अवाम की हुकूमत हो और अवाम के लिए काम कर रही हो, अभी आज भी अगर ये चाहे जितनी मर्जी नाराजगी ये इस गवर्नमेंट के साथ, अगर वो बिजली सस्ती कर रहे हैं, गैस सस्ती कर रहे हैं, डीजल सस्ती कर रहे हैं, आम अशिया की कीमतें कम करें, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को ख्याल कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों का रोजगार मिल रहा है, आप मुझे बताएं लोग इस गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस लेंगे या नहीं लेंगे, या पीटी का राह लापते रहेंगे, या पीटी को भूलना शुरू कर देंगे? वी आर रिस्पॉन्सिबल, मैं आप हम सब शामिल हैं एज ए पाकिस्तानी। हमें सोचना है कि हमने अपनी आइंदा बच्चों के लिए क्या करना है। आप गवर्नमेंट को नहीं करेगा कोई ध्यान नहीं, आप अगर सब अकाउंटेबल हो जाएंगे, आपके कोर्ट सबसे बड़ी रुकावट हमारे सिस्टम की
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। आपने अब देख लें 1.5 साल से मिलिट्री कोर्ट्स रोके हुए, स्टे की हैं। 21 के बच्चों की शहादत हुई, कोर्ट ने सजाई नहीं, मिलिट्री कोर्ट ने छोड़ दिया सबको कहीं। अब फिर उसके बाद लोअर कोर्ट्स आपके देखें क्या हालात है वहां के, 20 से 25 साल आम केस को लग जाते हैं। तो डेवलप करें कॉन्फिडेंस अपने सिस्टम में। नेशनल एक्शन प्लान में क्या था? जुडिशियल रिफॉर्म्स, मदरसा रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स। उसके बाद आपने जितने रिफॉर्म्स थे आपने की, एक भी किया। 32,000 मदरसे हैं, 16,000 रजिस्ट्रेंट 16 हैं ही, उनको पैसा कौन देता है? कौन से एजेंडे को फॉलो करते हैं? आपने सिलेबस को कुछ किया नहीं किया। नेशनल एक्शन प्लान को क्यों नहीं आप करते? आप नेक्टो को आप बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले 2014 में क्यों नहीं किया? वाई वी कुड डू इट? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अकाउंटेबल करें। ये प्रॉब्लम है हमारे। इलाज हम पाकिस्तान में सारे बड़े लोग बाहर जाते हैं, भाई अपने मुल्क को इतने अच्छे हॉस्पिटल दें। आप जब खुद एग्जाम्पल सेट करें, अपने इलाज कराएं, लोग कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी कमेंट आती है पहले के सब चीजें जीरो, चाहे ब्रिगेडियर साहब, आपको उम्मीद है कि सिस्टम बेहतर होगा? क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 में 20 50 सालों में 100 सालों में बेहतर होगा? आज पाकिस्तान के अवाम डिसाइड कर लेंगे हम इस सिस्टम ठीक करने, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए जैसी हुकूमत है, आपने अभी भी अगर बानी पीढ़ी चाहते हैं कि एक तरीके से चलें, आए, अगर कोर्ट रिलीफ आपको दे देते हैं, आप बाई इलेक्शन लड़ें, आप असेंबली में आए, बिकम स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर, अपने केसेस का 47 केस की लड़ाई लड़ें ट्रिब्यूनल्स में, वापस लाएं, मेजोरिटी गेन करें, गेट नो। ब्रिगेडियर साहब, आपको मालूम है ट्राइब्यूनल्स का हाल क्या है कि सिर्फ 17% केसेस अभी तक सुने गए हैं, बाकी 83% पेंडिंग है। इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जो पाकिस्तान के इस वक्त है। आपसे मुझे पीटीआई के ऊपर सवाल पूछना है, 24 तारीख के ऊपर सवाल पूछना है। हुकूमत कह रही है कि हम पासपोर्ट कैंसिल, एनआईसी कैंसिल, डिग्री कैंसिल, कॉलेज की एनरोलमेंट कैंसिल, और इस तरह की थ्रेट्स दी जा रही हैं कि स्टूडेंट्स सियासत करें ही ना, और एहतजाज करना एक जुर्म है। देखा जाए तो सर, हमने सारे कवानीन तो अपडेट कर दिए हैं, एहतजाज का भी हमने कानून बना दिया है, हमने 90 दिन को नजरबंदी का भी कानून बना दिया है, बहुत सारे कानून हमने ऐसे ही बनाए कि लगता है कि पीटीआई को बंद करना है। और पीटीआई ने आज एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए दावत दी है, कमेटी बनाई है, 2 लोगों को टास्क दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, कब होंगे, कौन करेगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है ब्रिगेडियर साहब, विद योर परमिशन व्यूअर्स, एक ब्रेक था बटू कितने में जो राइट बैक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, हालात कुछ ऐसे हैं कि पीटीआई का इतना खर्चा नहीं होता है उनके एहतजाज के ऊपर जितना हुकूमत का हो जाता है। पहले भी करोड़ों रुपए तो सिर्फ कंटेनर्स का रेंट जाता है, फिर अलाउंस, फिर नफरी, 50,000 आंसू गैस के शेल अभी मांग लिए हैं, 50,000 रबड़ बुलेट्स मांग लिए हैं, लाखों की नफरी है, राइट पुलिस, शील्ड्स एंड एवरीथिंग। सर, अब जो धमकियां दी गई हैं ब्रिगेडियर साहब हुकूमत की तरफ से, वो ये दी गई हैं कि पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल की सिम, कॉलेज की रजिस्ट्रेशन, डिग्रियां जो आप अपनी लाइफ में ले चुके हैं सारी कैंसिल हो जाएंगी, आपको नजरबंद भी कर दिया जाएगा अगर आप 24 तारीख के एहतजाज पे आते हैं। अब आपकी नजर में हुकूमत इतना क्यों बौखलाहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है? पीटीआई के एहतजाज से, पीटीआई का एहतजाज इतना बड़ा नहीं होता जितना हुकूमत का रिएक्शन बड़ा होता है, जिससे वो एहतजाज और बड़ा हो जाता है। डू यू थिंक कि इमरान खान को और इस सिचुएशन को पीटीआई की गलत तरीके से डील किया गया है, कुछ दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था? सर देखिए, एक तो पीटीआई में अभी वो बाइट नहीं है जो पहले थी। नंबर 2, 10 दिन में व्हाट ऑल दे कैन डू इट। सिंध से कोई नहीं जाएगा जो मेरा अंदाजा है, बलूचिस्तान से कोई नहीं जाएगा, कश्मीर से कुछ लोग आ जाएं, बाकी आपका सारे पंजाब से बहुत कम सारा ब्लॉक हो। इट इज ओनली केपीके। डोंट पुट योर कारकुन्स अंडर प्रेशर। आप हर 10 दिन के बाद 2 हफ्ते के बाद कॉल दे देते, फिर उनको लेकर आते हैं ना, उनको वॉलीवर्स होता है, पता नहीं पैसे वापस कैसे जाते हैं। पार्टी के पास लीडरशिप ही नहीं है। आप मुझे बताएं, जो लीडर है वो बंद है। एक तरफ बुशरा, वो है 2 बहनें इमरान साहब की, वो बुशरा बीबी अलहदा सियासत कर रही हैं, वकील अपनी सियासत कर रहे हैं, कुछ बचे कुछ पॉलिटिशियन कर रहे हैं पॉलिटिक्स। मेन आपकी लीडरशिप पुरानी, जो पुराने डाई हार्ट्स हैं वो बंद हैं।
تو آپ کیا اچیو کریں گے؟ سی ایم کو ہر جگہ سی ایم کا کام نہیں ہے. سی ایم کا کام ہوتا ہے اپنے صوبے میں رہنا, عوام کے لیے کام کرنا, اپنے مینڈیٹ کا خیال کرنا. یہ پارٹی صدر صوبے کے, جنرل سیکرٹری, ڈویژنل صدر, ڈسٹرکٹ صدر, تحصیل, ان کا کام ہوتا ہے یہ کرنا. ادر وے راؤنڈ. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ ہے کہ جب آپ کے پاس تیاری نہیں ہے تو آپ پہلے کم از کم 1 مہینہ دیں. اس 1 مہینے میں آپ جب تیاری کر لیں گے, یو ول شو سم تھنگ دیٹ اٹس گروئنگ اپ. دین گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, سم تھنگ از ہیپننگ, لیٹس نیگوشیٹ. گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا تو وہ آپ سے کیوں نہیں نیگوشیٹ کریں گے؟ وہ تیاری کر کے بیٹھ گئے, آپ کو نہ اٹک برج کراس کرنے دیں گے, اسی طرح سختی کریں گے. جتنے چھوٹی موٹی جگہ سے نکل کے اسلام آباد میں دے کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. آپ اپنی پارٹی کو ختم کر رہے ہیں, آپ اپنی پارٹی کے مومنٹم کو توڑ رہے ہیں. آپ پارٹی آج یہ 24 کو اگر یہ ناکام ہوا تو دا پارٹی گون فار 2 ایئرس. پھر اگلے الیکشن کی تیاری کرنے سے پہلے نہ بانی نکلیں گے نہ کچھ اور نکلے گا, آپ کی پارٹی کے کارکنوں کا ہجوم نکل جائے گا. یو شوڈ کامن سینس استعمال کریں. نہ آپ کی پارٹی کے پاس پیسہ ہے, نہ آپ کی پارٹی کے پاس اس وقت لیڈرشپ ہے, انسپائرنگ لیڈر کوئی نہیں ہے, سارے بند پڑے ہیں. آپ کیا کریں مجھے بتائیے. سر سوچنے کی بات ہے خوفناک کہ چیز کیا کیا ہے یہ بریگیڈیئر صاحب؟ خوفناک چیز یہ ہے کہ مذہب کارڈ بھی بڑا بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. الجہاد الجہاد کے نعرے پی ٹی آئی کے کیمپس میں لگ رہے ہیں. حکومت بھی وی پی این کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو استعمال کرتی ہے فتوے دینے کے لیے, پھر دوسرے مولانا حضرات جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں. تو مذہب کارڈ بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب, واٹ آپشن ڈز عمران خان ہیز؟ نہ عمران خان بیماروں کے اسپتال جا رہا ہے, نہ وہ اپنے گھر کو سب جیل بنا رہا ہے, نہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار, نہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار. ڈیمانڈز ان کی ایسے کہ حکومت کی حکومت چلی جائے اور احتجاج بھی نہ کرے. تو اور کرے کیا بریگیڈیئر صاحب؟ واٹ آپشن ڈز ہی ہیو؟ دیکھیں, اگر وہ کورٹ ابھی بیل 1-2 دن میں بھی کیس کو ان کا اگر بیل ہو جاتی ہے, ریمیڈی مل جاتی ہے, دین آپ الیکشن لڑیں, اسمبلی میں چلے جائیں. ڈیموکریٹک طریقہ تو اس میں ہر وقت سڑکوں میں انتشار تو نہیں چاہیے. کیا آپ, میں, سب پاکستانی, آپ کی ٹیم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ رائٹ ٹائم ہے ملک کے لیے؟ کیا اس وقت ملک کو اس سے اچھائی ہوگی کہ بہت ہمارا ملک اور پیچھے چلے گا اگر کوئی کرائسس ہو جاتے ہیں؟ وی آر جسٹ ایک کرائسس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کے بعد ملک میں دہشت گردی آپ کے سامنے. بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ابھی فل فوج کی نگرانی میں فوج کرنے والی ہے. ادھر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, دہشت گردی ہے. تو آپ کہیں ملک کے لیے بھی تو سوچیں نا. ملک ہے تو پاکستان فرسٹ, پاکستان ہے تو ہمیں. تو آپ اگر 1-1.5 سال اور ویٹ کر لیں اور آپ اپنے اسمبلی میں جائیں, وہاں جا کے اچھا لوگوں کو کنونس کریں گے, آپ بہت اب زبردست کام کریں گے, تو آپ لوگ آپ کو دوبارہ لیں گے یا آپ اپنے کورٹس میں ڈسین کرا لیں گے فیور میں. لیکن دے وانٹ ٹو ریمین ریلیونٹ. وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت نے اکانومی ریوائیو کر لی, عوام کا کانفیڈنس گین کر لیا, تو ہم پیچھے چلیں گے. دس از دا ریزن. بٹ دیر نو بڈی پوچھ کے پاکستان کے لیے کیا ہے. حکومت کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ابھی بھی اب کال, بلکہ میں کہتا ہوں یہ جو ابھی آپریشن ہونے کا, اس کے لیے ایک اور پارٹی کانفرنس بلائیں بجائے اس کے لیے اے پی سی کے لیے نیشنل پلان کے. وہاں ڈسکس کے برنگ کنسنسس اینڈ دین گو فار آپریشن. لیکن آپریشن مینس all element of national power, everybody, سارے ایلیمنٹس جو ہیں ہمارے, سب دے شوڈ جوائن ہینڈس ٹوگیدر, اور اس کے بعد آپریشن کریں. پوری قوم کھڑی ہوگی تو یہ دہشت گردی ختم ہوگی. ورنہ دہشت گرد مارتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ آئی وش نیشنل پلان میں ڈسیزن کرتے کہ جی افغان انلیگل جو پی آر والے ہیں جو بھی ہے سب کو واپس کریں. اینف. جو افغان ریفیوجیز یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے 1.4 ان کو رکھ لیں. ریسٹ ایوری بڈی ہیز ٹو گو بیک. آپ کی 50% ٹیررزم ختم ہو گئی. یاد رکھیں, یہیں بیٹھتے ہیں, یہی سہولتکاری ہوتی ہے, یہیں ان کو نکالتے ہیں, یہی نکل کے آتے ہیں. اب دھماکے کرتے ہیں. کیا بریگیڈیئر صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بھی لچک دکھانی چاہیے کچھ نیگوسیشنز کے لیے, ٹیبل پہ بیٹھ کے سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے, سیاسی استحکام, معاشی استحکام, معاشرتی استحکام کے لیے؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کے سامنے ایس آئی ایف سی کیا کر رہی ہے؟ چیف آف مسٹر جناب منیر بار بار کہہ رہے ہیں ہی ٹیکنگ گرین پاکستان انیشیٹو. نہیں, یہ معاشی بحالی, میں سیاسی بحالی کی بات کر رہا ہوں. لیکن سیاسی بحالی کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ ہم نہیں آ رہے, آل دا مور ریزن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کریں, آپ نیگوشیٹ پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھ جائیں. آپ میرے خیال میں یہ چاہتی ہے
हुकूमत भी चाहती है कि फौज को और बदनाम करो, पुराने को लगता है वो बदले स्कोर करना चाह रही है। सो आप देखें, ये चीजों को देखें कि मुल्क के लिए क्या है। आज अगर थोड़ी यानी सर आपने बोला हुकूमत भी चाह रही है फौज को बदनाम करो, पीटीआई भी चाह रही है फौज को बदनाम करो, फौज ज्यादा बदनाम नहीं हो जाएगी सर फिर? तो फौज इसीलिए तो अब नहीं आ रही ना, करें ना, सॉर्टिंग आउट करें, अपने मसले हल करें। हुकूमत का काम है ना, अवाम ने क्यों हुकूमत को मैंडेट दिया है, क्यों असेंबली में लेकर आए, मसाइल हल करें। कौन से मसाइल हल करें? बिजली कम की है, गैस कम की है, डीजल कम की है, महंगाई को कम की है, इन्फ्लेशन की बात नहीं, आम आदमी आम देखे ना, 400 200 300 रुपए का तो किलो सिर्फ आपको लहसुन और ये प्याज मिल रहा है। यस तो वो क्या महंगाई है? आप देखें, ये चीजें सोचें, अवाम के दिल जीतें। आप एक्सपोर्ट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। आपके सामने 1 लाख गिलगित बल्तिस्तान में 1 लाख मेगावाट बिजली आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अशराफी के आईपीपी कहाँ जाएंगे? यस एफबीआई 3000 4000 अरब ये खा जाते हैं ये इनकम टैक्स सेल टैक्स में, उसको कौन करे? कहाँ से जेब में नहीं भरेंगे? दिस ऑल डूएबल, लेट मी टेल यू, इट इज डूएबल। द ओनली थिंग इज पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व एंड से यस, आज के बाद हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। पाकिस्तान इतनी सब चीजों के बावजूद अगर अच्छा भला खड़ा हुआ है, सोचें इस मुल्क में कितना पोटेंशियल है। थैंक यू सो वेरी इसके मच, लिए अगर- थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन ब्रिगेडियर साहब आखिर में एक गाल कही ना, ये दिल खे लगी आ मुझे कि पाकिस्तान में एतिरो पोटेंशियल तव, तव्हां सोचे भी कोन था सघो, रुगो नियतूं साफ़ करण जी ज़रूरत आहे। मूंखे इजाज़त ॾियो, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।